So guys, as you all know that the US-Israeli-Iran war is already underway. 12 days has already been passed. तो one thing जो हमारे दिमाग में चलती है ना कि यार देखो इसका जो इम्पैक्ट है ना, ये जो कंट्रीज वॉर कर रही हैं यूजुअली इम्पैक्ट तो उन्हीं पे ही है, बिकॉज डिफेंस कॉस्ट उनकी बढ़ रही है, उनकी कंट्री में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उन्हीं की कंट्री के अंदर अ लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग. बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो वॉर है ना, बेसिकली दिस हैज द पोटेंशियल टू क्रिएट रिपल इफेक्ट्स नॉट जस्ट इन देयर ओन कंट्रीज बट इन द एंटायर वर्ल्ड. और अगर मैं आपको ये बोल दूं कि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा इस चीज से, तो दैट इज समथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन इटसेल्फ. कि अल्टीमेटली ना इस पर्टिकुलर वॉर जो है ना, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट जो है ना, वो इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या बियर करनी पड़ सकती है अगर ये वॉर कंटिन्यू हो गई. अगर ये कुछ मंथ्स तक भी आगे कंटिन्यू हो जाती है तो हाउ इट कैन इम्पैक्ट द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड. राइट, दैट इज समथिंग विल बी डिस्कसिंग टुडे. अब गाइस एक बात सोचो, लाइक फॉर एग्जांपल आपको ये चीज पता है, ईरान जो है ना, वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि ईरान के पास आज की डेट में उतनी मिलिट्री माइट नहीं है कि वो यूएसए जैसी कंट्री से लड़ सके. राइट, और यूएसए और इजराइल दोनों के पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है. राइट, और उसके बाद भी वो उनसे फाइट कर रहा है. तो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि ये कोई सिमेट्रिकल फाइट नहीं है, ये कोई फेयर फाइट नहीं है. लेकिन आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि ईरान जो है ना, वो विक्ट्री के लिए नहीं खेल रहा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. एक कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, उसको बोलते हैं विक्ट्री डिनायल. ना हम जीतेंगे ना आपको जीतने देंगे. और ईरान के ना माइंडसेट पहले से बहुत क्लियर है, क्योंकि उसकी ज्योग्राफी इस तरीके से है ना, उसको इतना पता है कि अगर मुझे जीतना है तो मुझे पूरे वर्ल्ड को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. और मुझे क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिक चोक पॉइंट जो है जो वर्ल्ड का, दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मैं उसको इस बार क्लोज करूंगा. क्योंकि ये जो चीज़ है ना, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कभी बंद कर दिया गया होगा फॉर सच लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और आगे भी अभी भी अनसर्टेन है कब तक ये चलेगा. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो ईरान ने इस बार अनलीश करी है, और दे आर नॉट रेडी टू रिलेंट ऑल्सो. अब इसका इम्पैक्ट जो है ना, वो इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे क्या आ सकता है ना, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग. देखो यार, सबसे पहले एक बात समझो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सबसे ज्यादा वहां से क्रूड ऑयल पास होता है. 20% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल पास होता है, और अराउंड 20% ऑफ द वर्ल्ड्स एलएनजी और एलपीजी भी पास होता है. अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक रीजंस पे बात करूं, इंडिया स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक पे बात करूं, तो इंडिया का 60% जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स है वो होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से. अगर मैं बात करूं एलएनजी, एलएनजी इज नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस. लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है ना, 50-55% ऑफ इंडिया नेचुरल गैस वो वहां से आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से. थर्ड थिंग, एलपीजी जो हमारी किचन्स के अंदर यूजुअली यूज होता है, 90% ऑफ एलपीजी मिडिल ईस्ट एक्सपोर्ट करता है हमको. तो आप ये समझ लो, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है अगर वो क्लोज हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है. तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले बात करते हैं चलो नेचुरल गैस की. नेचुरल गैस जो है ना, बेसिकली अब आप एक चीज समझो, मिडिल ईस्ट जो है ना, वो फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, क्योंकि फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट पड़ती है. तो इंडिया का जो 1/3 जो फर्टिलाइजर है जो फार्मर्स यूज करते हैं, वो फर्टिलाइजर्स जो है ना, वो मिडिल ईस्ट आपको एक्सपोर्ट करता है, और 2/3 इंडिया में बनता है. लेकिन उसके लिए भी नेचुरल गैस जो है ना, वो आनी बहुत जरूरी है. लेकिन अगर नेचुरल गैस की सप्लाई कम हो जाएगी तो हम फर्टिलाइजर नहीं बना पाएंगे. अब आप ये चीज समझ लो, फर्टिलाइजर नहीं हुए तो फार्मर्स जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसे करेंगे, और अगर वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो आप ये समझ लो कि फूड प्राइसेस विल गो ओवर द रूफ, द इन्फ्लेशन विल गो ओवर द रूफ. और हमारी पूरी कंट्री जहां पर 70-75% पॉपुलेशन जो है सपोजिटली इज बिलो द लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो वो मैनेज कैसे करेंगे. अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गोइंग टू राइज इन वैल्यू, क्योंकि फार्मर्स के पास पेमेंट्स नहीं हो पाएंगी, फार्मर्स के पास पैसा हाथ में नहीं होगा, एंड फूड शॉर्टेज हो जाएगी. एवरीवन विल हैव टू स्पेंड मोर मनी टू बाय द बेसिक एसेंशियल्स. तो बेसिक एसेंशियल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है. सेकेंड चीज क्या होगी, एलपीजी. एलपीजी तो चलो हम न्यूज़ में भी बहुत सुन रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमारे जितने भी सिलेंडर्स हैं उनकी कॉस्ट जो है ना काफ़ी बढ़ गई है. अगर एलपीजी की बात करूं, जैसे दिल्ली के अंदर अगर मैं बात करता हूं, लाइक फॉर एग्जांपल 850 रुपीज़ का जो सिलेंडर आ रहा था वो इंक्रीज करके कितना हो चुका है, 910 रुपीज़ हो चुका है. और जो कमर्शियल सिलेंडर्स होते हैं उनकी कॉस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहती ही रहती है. मतलब अराउंड 1700-1800 के चल रहे थे, वो अराउंड 1900 के अराउंड मिल रहे हैं. और सिंपल सी बात है, अभी तो क्या हो चुका है, कई स्टेट्स के अंदर, जैसे अभी आपने सुना भी होगा, मुंबई के अंदर मोर देन 50% रेस्टोरेंट्स हैव बीन क्लोज्ड. राइट, चेन्नई और बैंगलोर के अंदर भी इन्होंने 100% इन्होंने क्लोज कर दिया है. इन्होंने बोला है कि अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कमर्शियल सिलेंडर्स को हम फुलफिल कर ही नहीं सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. अब इस वजह से हो क्या रहा है, कमर्शियल सिलेंडर्स जो है वो 3,000 रुपीज़ का एक सिलेंडर मार्केट में, ब्लैक मार्केट के अंदर सेल हो रहा है फॉर द टाइम बिंग. लेकिन आप ये चीज़ समझ लो,
अभी इस वॉर को सिर्फ 12 डेज हुए हैं और आज ही एकदम से इतना इम्पैक्ट आ गया। पहले इंडिया के अंदर क्या हो रहा था, इस लेवल पर अभी तक कोई ज्यादा केओस नहीं हो रहा था। लास्ट 1-2 डेज से पहले अगर हम अपनी गवर्नमेंट की अगर हम चेक भी करें ना, उनके जो स्टेटमेंट्स थी, दे वर लाइक कि वी डोंट हैव एनी कंसर्न, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल एंड व्हाट नॉट। बट एक ही दिन के अंदर ऐसा हो चुका है कि अब गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को इन्वोक कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वॉर टाइम के अंदर ना एसेंशियल कमोडिटीज के लिए ना गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल करेगी कि आप सप्लाई कितनी बन रही है, वो कहाँ कहाँ जा रही है। बेसिकली दैट इज समथिंग विच द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल। नहीं तो गवर्नमेंट का यूजुअली गवर्नमेंट कहती है जब नॉर्मल टाइम्स चल रहे हैं तो यार कौन नेचुरल गैस खरीद रहा है, कौन कितना खरीद रहा है, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ देते थे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सबसे पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एलपीजी जो है वो एटलीस्ट घरों तक पहुंच सके, राइट? क्योंकि एटलीस्ट लोग घर पे तो खाना बना सके, अदरवाइज द फूड कॉस्ट इज गोइंग टू गो। वैसे भी क्योंकि एग्रीकल्चर के थ्रू मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसका इंपैक्ट बहुत मैसिव लेवल पर आ सकता है, राइट? तो वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि ये जो इंपैक्ट है ना, अल्टीमेटली इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इन्फ्लेशन इन द कंट्री। अब एक चीज समझो, जो क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो है यू ऑलरेडी नो कि $100 पर बैरल को क्रॉस कर चुके हैं। जबकि अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स की एवरेज की बात करूं तो 53 से $58 तक का इनका रेट रहता था। तो आप ये समझ लो इस लेवल पर ये प्राइसेस इंक्रीज कर चुके हैं। लास्ट टाइम जब 2008 के अंदर 2 बार ऐसे और इंस्टेंसेस हुए हैं। एक तो 2008 के टाइम पर ना क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो थे $147 पर चले गए थे पर बैरल। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया के अंदर एवरेज इन्फ्लेशन वाज अबव 9%। और गाइस देखो ये चीज आप समझ लो कि इन्फ्लेशन अगर 9% ये रिपोर्ट कर रहे हैं तो ऑन ग्राउंड तो उससे बहुत ज्यादा ही फील हो रही होती है। डोंट यू थिंक दैट इज देयर? सेकंड चीज, सेम चीज हुई थी 2022 के अंदर जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 प्लस चले गए थे। जब तब भी गए थे तब भी इंडिया के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ गए थे। अब ये समझ लो अगर ये वॉर थोड़े टाइम भी कंटिन्यू चलती है तो ये प्राइस जो है ना $100 के नीचे तो नहीं जाएगा। दैट इज देयर। अब एक और बात समझते हैं, जितना भी हमारा जो क्रूड ऑयल है, अब बेसिकली क्या है ना कि ट्रंप ना नेवर थॉट इट थ्रू कि अगर इन्होंने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया, क्योंकि ये उनके ना वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी नहीं आया होगा कि वो लोग ये चीज कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी कि इट इज डू और डाई। मतलब अब ऐसा है कि अब मतलब दे आर विलिंग टू गो ऑल आउट। क्योंकि देखो ईरान के ऊपर 45 ईयर से सैंक्शंस लगे हुए थे, तो ईरान को भी अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको मेंटेन करके चलना है। और उसको भी पता है कि अगर मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया तो इसका कॉस्ट जो है ना सिर्फ यूएसए और इजराइल नहीं, पूरा वर्ल्ड पे करने वाला है। और जब पूरा वर्ल्ड पे करेगा तो दे वर ऑलवेज अंडर दिस थिंग कि यार इसकी वजह से ना मेरे जो थोड़े बहुत अलाइज हैं वो भी मेरे से अगेंस्ट ना हो जाए। लेकिन आप ये समझ लो इस बार जो उन्होंने किया है दैट वाज ट्रूली एट्रोशियस। उन्होंने उनके आयतुल्ला को ही उनको ही असैसिनेट कर दिया, राइट, अलोंग विद देयर टॉप लीडरशिप। तो इस बार तो दे आर लाइक ऑल आउट, अब फर्क नहीं पड़ता, अब वी आर रेडी टू गो टिल द एंड्स ऑफ द अर्थ, बट अब की बार विल मेक श्योर दैट दिस काइंड ऑफ थिंग डज नॉट हैपन इन ईरान। दैट इज द काइंड ऑफ लेवल दैट दे आर इन राइट नाउ। इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो क्रूड ऑयल जो है, अगर इंडिया के पास क्रूड ऑयल उस लेवल पर नहीं पहुंचा, या फिर क्रूड ऑयल, देखो ऐसा नहीं होता कि क्रूड ऑयल पहुंचेगा नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रशिया से आ जाएगा ऑयल, लेकिन कॉस्ट तो बढ़ गई। अब कॉस्ट बढ़ चुकी है, वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जितनी भी इंडस्ट्रीज क्रूड ऑयल पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और वो सिर्फ ऑयल एंड गैस नहीं होती, आप ये समझ लो पेंट हो गया, पेंट्स जो होते हैं उसके अंदर क्रूड ऑयल इज अ मेजर रॉ मटेरियल। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई, क्लिनजिंग सॉल्यूशंस हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर ना क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर क्रूड ऑयल एक्सपेंसिव हो गया तो ऑटोमेटिकली इन सब के ऊपर भी कॉस्टिंग प्रेशर आ जाएगा, तो ये सारी इंडस्ट्रीज भी स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देंगी। तो एक तरफ ये चीज चल रही है, दूसरी चीज क्या है कि ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना दैट इज ऑयल एंड गैस जो है ना, उनकी रिफाइनरीज के अंदर ना एक बाय प्रोडक्ट आता है जो है सल्फर। वर्ल्ड का 90 to 92% जो सल्फर जो है ना वो ऑयल रिफाइनरी के थ्रू एज अ बाय प्रोडक्ट क्रिएट होता है, और सल्फर से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि एक बहुत ही क्रिटिकल इंडस्ट्रियल एलिमेंट है। मतलब आप ये समझ लो जितनी भी मेटल बेस्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो कोबाल्ट हो, चाहे वो निकल हो, इन सबको बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आप ये समझ लो अगर सल्फ्यूरिक एसिड ही नहीं बन पाएगा तो फिर इनकी प्रोडक्शन में, कॉपर की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी, निकल और कोबाल्ट की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी। और कॉपर तो आपको पता ही है कि हाउ इंपॉर्टेंट इट हैज बिकम, राइट? आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड नॉट जस्ट दिस इज नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब। अगर सल्फर ही नहीं मिला तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बन पाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना तो फिर कॉपर वगैरह की प्रोडक्शन और उनकी जो रिफाइनिंग है उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका मतलब कॉपर की सप्लाई कम हो जाएगी। कॉपर की सप्लाई कम हो गई
तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपका डेटा सेंटर, आपका चिप्स, आपका इंटरनेशनल डिफेंस सिस्टम्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू कम अंडर द रेडार। तो आप समझ रहे हो इस बात का मतलब कि बेसिकली ये सिर्फ एक नॉर्मल चोक पॉइंट नहीं है। ये ऐसा नहीं कि ठीक है एक 30 किलोमीटर वाइड एक नैरो लेन है फिल्ड विद वाटर, बट इट कंट्रोल्स द होल वर्ल्ड। अगर ये बंद रहा, 10 दिन हो चुके हैं, अब ये समझो साथ में इंडिया के एग्रीकल्चर को और क्या इंपैक्ट है। सोचो, देखो मैंने आपको बताया ना कि मिडिल ईस्ट के अंदर 80% फूड जो है वो इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करता कौन है? इंडिया इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स। इंडिया का ओवरऑल $12 बिलियन वर्थ ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर जाते हैं। चाहे वो राइस हो, चाहे वो अनियन हो, चाहे वो टमेटो हो, चाहे वो डिफरेंट और प्रोडक्ट्स, जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे एक्सपोर्ट इंडिया करता है उनको। और इंडिया को $12 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स मिलते हैं इससे। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये चोक पॉइंट रहा, हाउ विल इंडिया मैनेज? और जितने भी फार्मर्स हैं, इसका नुकसान किसको है? जो फार्मर्स हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, फार्मर्स के पास पैसा नहीं बचेगा। मेजरली इतने सारे लोन्स फार्मर्स लेते हैं, तो अल्टीमेटली डोंट यू थिंक इट विल हैव अ रिपल इफेक्ट ऑन द बैंकिंग सेक्टर एज वेल? बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर भी प्रॉब्लम आएगी, उनको भी कलेक्शंस करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो, एवरीथिंग इज रिलेटेड सो क्रिटिकली। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेंडर के प्राइस बढ़ गए, ये ऐसा नहीं है कि अच्छा किसने किस पे कितने ड्रोन गिरा दिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम एन एनालिटिकल स्टैंड पॉइंट कि इसका इंपैक्ट हमारी हर इंडस्ट्री पे किस लेवल पर पड़ सकता है। एंड वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना, देखो होता क्या है ना, अमेरिका जो है वो कभी भी एयर स्ट्राइक करके ईरान को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, वो उसको नहीं कर पाएगा। और वन थिंग इज देयर कि ईरान भी है इस बार, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले विक्ट्री डिनायल बताया, विक्ट्री डिनायल वाली सिचुएशन में चल रहा है, क्योंकि यार आपने ना जैसे क्रिश्चियंस के पोप को मार दिया, इट इज दैट काइंड ऑफ अ सैक्रोसैंक्ट थिंग फॉर देम। तो दे विल गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, बट वो सरेंडर नहीं करेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर ने ये चीज बोली है कि अगर यूएस और इजराइल चाहते हैं कि सीज फायर हो, तो उसके 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन उसमें से ये है, जो अभी तक तुमने नुकसान किया है उसको पहले लॉस ऑफ रेपरेशंस, यू हैव टू पे द रेपरेशंस, यू हैव टू गिव इट इन राइटिंग कि आप जो हो यहाँ पे सरेंडर कर रहे हो काइंड ऑफ, मतलब बेसिकली आपको राइटिंग में देना पड़ेगा कि आप इसके बाद हमारे ऊपर अटैक नहीं करोगे। और थर्ड थिंग आपको ये बोलनी पड़ेगी कि इंटरनेशनल गारंटीज भी चाहिए हमको कि तब जाकर हम मानेंगे। एंड वन थिंग इज देयर, यूएस और इजराइल कभी लाइफ में ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये तो समझते हो ना आपके यूएसए सुपर पावर है। अगर आप सोचो यूएसए इस चीज को अगर मान ले तो फिर पूरे वर्ल्ड में उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी उसके बाद। या इजराइल की, जो कि वन ऑफ द माइटीएस्ट कंट्रीज बोला जाता है, राइट, डू यू थिंक कि वो मान सकते हैं? इससे ना आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि यार बात ये है कि ईरान नेगोशिएट करना ही नहीं चाहता। क्योंकि पहली बात ये है कि नेगोशिएशन वो लोग कर रहे थे, उन्होंने 3 महीने पहले भी जब इजराइल ने ईरान के ऊपर एक बार अटैक कर दिया था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अमेरिका के बोलने पे इन्होंने सीज फायर किया था। बट क्यों? क्योंकि दे नेवर एक्सपेक्टेड कि ईरान इतना हेवीली उनको रिटेलिएट करेगा और इतना उनको नुकसान पहुंचा देगा। तो यूएस आया कि भैया ठीक है, लेट्स सीज फायर, जिससे कि इजराइल को रीग्रुप करने का टाइम मिल जाए। उसके बाद वापस इनकी नेगोशिएशंस हो रही थी। ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस, व्हाइल द नेगोशिएशंस वर हैपनिंग, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर व्हेन दे वर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट, उन्होंने उनके पूरी लीडरशिप को असैसिनेट कर दिया। तो अब किस बात की नेगोशिएशन बची है? तो अब दे आर लाइक कि भैया लेट्स जस्ट कीप दिस ऑन। देखो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, अगर आज इस पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर हम इसको बोल भी दें कि ओके नाउ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज गेटिंग ओपन्ड और द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड, पहली बात तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो भी यहां से 3 से 4 हफ्ते लगेंगे फॉर द थिंग्स टू एक्चुअली नॉर्मलाइज। तो पहली बात ये। दूसरी चीज क्या है कि एज आई टोल्ड यू कि यूएस और इजराइल सिर्फ एयर स्ट्राइक करके उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको या तो ग्राउंड पे मिलिट्री ट्रूप्स लेकर आने पड़ेंगे यूएसए को। अगर मिलिट्री ट्रूप्स आ गए तो आप ये समझ लेना कि ये वॉर मिनिमम 3 to 6 मंथ्स तक तो चलेगी ही चलेगी। एंड दैट वुड बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन। क्योंकि ये चीज जो है ना, ये सिर्फ इंडिया को नुकसान नहीं होगा। देखो वन थिंग इज देयर, इंडिया को सबसे ज्यादा नुकसान है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। क्यों? क्योंकि देखो सबसे ज्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ना 2 कंट्रीज डिपेंडेंट है। सबसे पहले चाइना, लेकिन चाइना को इन्होंने अलाउ कर रखा है, चाइना की शिप्स को इन्होंने अलाउ कर रखा है बिकॉज चाइना इज अ ट्रस्टेड पार्टनर। इंडिया के अंदर बहुत अनसर्टिनिटी है, कभी बोल रहे हैं अलाउ कर रहे हैं, कभी बोल रहे नहीं कर रहे हैं। कल बोल रहे थे कि अलाउ नहीं कर रहे, अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अलाउ कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद बोले कि अब अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टिनिटी रिलेटेड टू इट। तो इसका मतलब अगर इंडिया को अलाउ नहीं करते तो सबसे पहला इंपैक्ट जो है वो किस पे आने वाला है?
इंडिया की इकोनॉमी पे आएगा, लेकिन सिर्फ इंडिया नहीं, मिडिल ईस्ट डेवस्टेट हो जाएगा। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ये चीज एक्सप्लेन करी है कि अगर मिडिल ईस्ट या जीसीसी कंट्रीज अगर इसकी वजह से कोलैप्स करी तो द होल अमेरिकन एम्पायर इज गोइंग टू कोलैप्स, क्योंकि वो सारा का सारा जो अमेरिकन एम्पायर जो है ना वो सिर्फ इसी बेसिस पर चल रहा है बिकॉज ऑफ द पेट्रो डॉलर सिस्टम। और पेट्रो डॉलर सिस्टम जो है वो मेंटेन कौन करके बैठा है? क्योंकि देखो पूरे वर्ल्ड में ऑयल जिसके पास है, वेनेजुएला नहीं मान रहा था इनकी बात, तो वेनेजुएला को कैप्चर कर लिया। वेनेजुएला ने बोला कि ठीक है हम युआन में भी सेल करने को रेडी हैं, हम इंडिया को रुपी में सेल करने के लिए रेडी हैं। ईरान भी इसी तरीके से कर रहा था, तो इन्होंने पहले वेनेजुएला को तो इन्होंने कैप्चर कर लिया, अब ईरान को कर रहे हैं। अब अगर ईरान भी इनके कंट्रोल में आ गया, बाकी जीसीसी तो इनके पास ही है, इसका मतलब वर्ल्ड का जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो इनके कंट्रोल में आ जाएंगी। इनका पूरा प्लान इस तरीके से चल रहा था। बट द थिंग इज ईरान तो मान नहीं रहा, और साथ में इसने चोक पॉइंट कर दिया है। जीसीसी अगर फेल हुआ तो आप ये समझ लो कि इनका पूरा पेट्रो डॉलर सिस्टम इसके साथ कोलैप्स कर सकता है। तो अमेरिका को ये चीज एग्जैक्टली पता है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो कॉस्ट है ना वो सिर्फ पूरा वर्ल्ड नहीं, एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन एम्पायर को भी पे करनी पड़ सकती है। गाइज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना वो सिर्फ कार्गोज और ऑयल के लिए नहीं है। बेसिकली उसी के नीचे ना अंडरनीथ द सी वहां पर बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर। फॉर एग्जांपल इंडिया का जितना भी कनेक्शन है, या इंडिया क्या बल्कि पूरे साउथ एशिया का जितना भी कनेक्शन है यूरोप से, अमेरिका से, वो सारा का सारा उन वायर्स के थ्रू, उन ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू अंडरनीथ द सी वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। तो अगर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो इन्होंने क्लोज कर दिया, अगर मान लो वहां पर अमेरिका भी अटैक कर देता है, ऑल्दो अमेरिका इज सेइंग कि हमने वहां पे इन्होंने क्या कर रखा था, ईरान ने ना काफी कुछ माइंस लगा दी थी, कोई भी अगर शिप आएगी तो हम उसको अटैक करेंगे। तो अमेरिका बोल रहा है कि हमने उन माइंस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन आप ये समझो कि ईरान इज नॉट बजिंग, ईरान अभी भी और एम्यूनिशंस के साथ वहां पर और आ रहा है। अब आप ये सोचो इस कॉम्बैट के अंदर अगर गलती से वो ऑप्टिकल फाइबर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोलैप्स हो गया तो आप समझ रहे हो कि आपके जो आपकी नेटवर्किंग है, पूरा जो आपकी इंटरकॉन्टिनेंट कम्युनिकेशंस है, जो आपकी इंटरनेशनल बिजनेस कॉल्स हैं, एवरीथिंग पूरा का पूरा कट ऑफ हो जाएगा। इंटरनेट वुड बी अंडर क्वेश्चन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और आप ये समझ लो कि वो और भी डेवेस्टेटिंग हो सकता है। तो अमेरिका और पूरे वर्ल्ड को ये भी पता है कि ये बहुत क्रिटिकल जंक्चर है, यहाँ पर वो एक लिमिट से ऊपर कॉम्बैट भी नहीं कर सकते। तो या तो ईरान जाकर वहां पर आप उनको कंट्रोल करो, मिलिट्री ट्रूप्स को लेकर आओ, नहीं तो फिर आपको सरेंडर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर वॉर चलता रहा तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू टेक ओवर द होल वर्ल्ड एंड द होल वर्ल्ड विल हैव टू पार्टिसिपेट एट द एंड, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये पूरे वर्ल्ड को इनगल्फ कर देगा एंड कैन टर्न इट इनटू अ वर्ल्ड वॉर। ट्रंप जो है ना ही इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर राइट नाउ एंड दैट इज समथिंग वी हैव टू वेट एंड वॉच कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये क्या करते हैं।